क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंकर वाइट कहते हैं, एंकर वाइट क्या होगा आंसर? सी। ठीक है, अभी परसों ही आपको बताया था कि एंकर वाइट का मतलब है एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाना। ठीक है, तो यानी कि सूचना के साथ साथ दृश्य को दिखाना, ये क्या है? एंकर वाइट कहलाता है। ठीक है, तो सूचना के साथ साथ दृश्य को दिखाना एंकर वाइट कहलाता है। ठीक है, ताकि सूचना प्रमाणित हो सके। एक इसी तरह का होता है ड्राई एंकर, ड्राई एंकर। बताओ ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर, ड्राई एंकर में केवल सूचना दिखाई जाती है जब आपके पास जो दृश्य प्राप्त, जहां पर आपके पास दृश्य प्राप्त ना हो। ठीक है, दृश्य प्राप्त न होने पर केवल सूचना को दिखाना, दृश्य प्राप्त न होने पर केवल सूचना को दिखाना ड्राई एंकर कहलाता है। ठीक है, दृश्य प्राप्त न होने पर केवल सूचना को दिखाना ड्राई एंकर कहलाता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे न्यूज पैक किसे कहते हैं? न्यूज पैक, न्यूज पैक। हाँ, न्यूज पैक किसे कहते हैं? लिखो, न्यूज पैक में लिखेंगे वह मुद्दा, वह मुद्दा जिसके कारण न्यूज चर्चा का विषय बना, वह मुद्दा जिसके कारण न्यूज चर्चा का विषय बना न्यूज पैक कहलाता है। वह मुद्दा जिसके कारण, वह मुद्दा जिसके कारण न्यूज चर्चा का विषय बना न्यूज पैक कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ही कॉमन आपको पूछ रहा हूं कि समाचार लिखने की कौन सी शैली सबसे उत्तम मानी जाती है? समाचार लिखने की शैली सबसे उत्तम शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, याद रखना है, लिख लो इसको नोट करके। क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि समाचार लिखने की सबसे उत्तम शैली है उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लिखने की सबसे उत्तम शैली है उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, उल्टा पिरामिड का मतलब होता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है, फिर उस क्रम में आपको लिखी जाती है। महत्वपूर्ण पहले, फिर उसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण, इस तरह से महत्वपूर्ण न्यूज को पहला लिखा जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली सबसे उत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान भी रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे, फेनी की गांठी और उचैनी की जांठी लोकोक्ति का अर्थ है। इसका मतलब है सी। ठीक है, सभी तरह से असमर्थ होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अच्छा, मैं ये आगे ही नहीं बढ़ा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या था? फेनी की गांठी और न उचैनी की जांठी, इसका मतलब है सभी तरह से असमर्थ होना। ठीक है, बी का आंसर, सेकंड का सी आंसर होगा। थर्ड है, मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को, तो ये सर्वनाम, मेरा क्या होता है? सर्वनाम है। तो मेरे को, तो आंसर होगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मेरे को नहीं होता है, मुझे बाजार जाना है या मुझको बाजार जाना है। ठीक है, मुझे बाजार जाना है, ये सही होगा। तो किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि यहां पर है। तो आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए, इनमें सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही है आपका ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदम्बरा है। ठीक है, इसी रचना के लिए आपको इनको कौन सा पुरस्कार मिला था 1968 में? तो आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसी रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे त्रियाहट जो रचना है यह है मैत्रेय पुष्पा की, मैत्रेय पुष्पा, मैत्रेय पुष्पा की रचना है त्रियाहट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे महादेवी वर्मा लिखा है और ययाति लिखा है। ययाति महादेवी वर्मा की नहीं है बल्कि जीवी पंत की है, गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ पे लिख लेंगे जेबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत की है। ठीक है, इसी तरह की एक रचना और आपको मिलती है ययाति चरित्रम। बताओ ययाति चरित्रम किसकी रचना है? ये तो आपको आना चाहिए।
ययाति चरित्रम किसकी रचना है? किस चंद शासक की रचना है? रुद्रचंद। अब आया ध्यान, जब तक आपको पूरा क्वेश्चन नहीं बताया, आपको सीधा याद होना चाहिए ययाति चरित्रम रुद्रचंद की रचना है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो लिख लेना रुद्रचंद। रुद्रचंद की रचना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है देखो महादेवी, ये यामा, तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। और यामा महादेवी वर्मा की रचना है, और इनको इसी रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था? बताओ, कौन सा पुरस्कार दिया गया था यामा के लिए? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवा के आधार पे, यानी कि जीव के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीव जो होते हैं, जीवा के उच्चारण के आधार पे, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आंसर होगा बी, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अग्र स्वर का मतलब है जीव का जो भाग, अग्र भाग जहां पे प्रयोग किया जाता है बोलने में, उसको अग्र बोलेंगे। पश्च जहां पे पीछे, और मध्य जहां पे मध्य का। तो आपको जो पुराने स्टूडेंट है, कई बार मैंने आपको याद कराया, इसको याद रखना है। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है, या अग्र स्वर नहीं है, या पश्च स्वर है, या मध्य स्वर है? तो 3 आपको याद रखने हैं। इनको याद करना भी बहुत आसान है। आपको कैसे याद करना है आपको बता रखा है, दोबारा से देख लो जिसको नहीं पता, ठीक है। देखो, हम जब स्वर लिखते हैं तो सबसे पहले हम अ लिखते हैं, तो वैसे ही आपने अ लिखना है, अ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं? आ, तो अ के आगे आ लिख देना है, उसके बाद बैक आ जाना है। इस तरफ आप लिखेंगे ई और ई, फिर इधर आएंगे, इधर क्या लिखेंगे? उ और उ, और फिर इधर आएंगे, इधर क्या लिखेंगे? ए और आई। लिख दिया ए आई ई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने अ लिखा है, इसको सर्किल करेंगे तो यह मध्य स्वर कहलाता है, मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा है? अ। इससे पहले वाले अग्र स्वर, इसके बाद वाले पश्च स्वर। बहुत आसान है याद करना, ठीक है। इनको बोलते हैं अग्र स्वर, क्योंकि ये पहले लिखे हैं अग्र, इनको क्या बोलेंगे? अग्र स्वर। और इसके बाद जो आए हैं इनको क्या बोलेंगे? पश्च स्वर, ठीक है। आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है या नहीं है, या पश्च स्वर है या पश्च स्वर नहीं है? देखो, आपने सबसे पहले क्या लिखा? अ लिखा, उसके जस्ट बगल में आ लिखा, फिर इधर आए ई लिखा, इधर गए उ लिखा, इधर आए ए आई लिखा। आ को सर्किल करेंगे, आ मध्य स्वर है, केवल एक ही होता है मध्य स्वर। उससे पहले वाले अग्र स्वर, उसके बाद वाले पश्च स्वर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये वाला। मैं क्वेश्चन दूंगा यहां से, निम्न में से अग्र स्वर कौन सा है या नहीं है, अगली बार, ठीक है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अयोग्य वाह कहा जाता है, अयोग्य वाह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को, ठीक है। अनुस्वार जिसके ऊपर अंग की मात्रा हो, जैसे ये है ना आपका अंग, या फिर इसका चिन्ह जो होता है अनुस्वार का, ये होता है बिंदी, इसके लाइन और उसके ऊपर बिंदी, इसको अनुस्वार बोला जाता है। जबकि विसर्ग आपको पता है, जैसे हम आहा लिखते हैं ना, आहा, ठीक है, ये है, तो विसर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं दो। तो ये दोनों स्वर क्या है? अयोग्य वाह है। इनका उच्चारण ना तो स्वर में होता है और न ही व्यंजन में होता है, ना तो स्वर में आते हैं, नहीं व्यंजन में काउंट होते हैं, इसलिए इनको अयोग्य वाह स्वर कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग। सिंपल याद रखना है, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि हो तो वहां डॉट डॉट माना जाता है, क्या माना जाता है? शब्द अलंकार, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ही आंसर है, यहां पे लिखा विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से, तो विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि हो तो वहां शब्द अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि जब हम अलंकार को पहचानते हैं तो वहां पे हम शब्द देखते हैं, शब्द के हिसाब से ही हम शब्द देखते हैं, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है या शब्द बार बार आ रहे हैं, इसके हिसाब से हम अलंकार को पहचानते हैं, उसको शब्द अलंकार बोला जाता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने टाइप्स के होते हैं? 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आपको अलंकार वाला टॉपिक आपको दिया था, तो आपको याद होगा 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। सबसे पहले आपको शब्दालंकार याद रखना है, ठीक है। शब्दालंकार, शब्दालंकार का मतलब है जहां पे हम शब्द देखते हैं, शब्द के हिसाब से अलंकार को पहचानते हैं, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है या शब्द का
शब्द देखते हैं, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है या शब्द के हिसाब से हम अलंकार को पहचानते हैं, ठीक है। सेकंड जो आपका आता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, यहां पे हम क्या देखते हैं, केवल अर्थ देखते हैं, शब्द नहीं देखते हैं कि इस अलंकार, इस लाइन का अर्थ क्या है, उसके हिसाब से अलंकार को पहचानते हैं। और तीसरा जो आपके पास आता है, इसको 2-3 नामों से जाना जाता है। इसको एक तो कहा जाता है आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार या फिर उभय अलंकार भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इस लाइन में अगर मैं इसको उभय अलंकार, उभय अलंकार मतलब होता है जहां पर हम शब्द भी और अर्थ भी देखते हैं, जहां पर हम दोनों चीज देखते हैं। आप पढ़ते हैं ना उभयचर, पढ़ते हैं उभयचर। उभयचर का मतलब क्या होता है, जल और थल में चलने वाला, यानी कि उभय मतलब दोनों। तो उभय अलंकार का मतलब है जहां पे हम शब्द भी देखते हैं और अर्थ भी देखते हैं, तो इसको उभय अलंकार कहा जाता है, या फिर पाश्चात्य अलंकार कहा जाता है, या फिर आधुनिक अलंकार इसको कहा जाता है। तो ये 3 अलंकार के भेद आपको याद रखने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया था शब्दों को देखने वाला शब्द अलंकार होगा, जहां पे अर्थ देखें वहां पे अर्थ अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका आंसर होगा बी, शिवाधर नहीं है। शिवा, शिवा शिव जी का पर्यायवाची होता है, और धर मतलब उसे धारण करने वाला। धर मतलब क्या होता है, धारण करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर शिवाधर शिव भक्त को बोल सकते हैं हम, लेकिन पर्यायवाची इस सागर का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। सिंधु हो गया, पयोधी, रत्नाकर हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची है? सागर के पर्यायवाची है। कुछ पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, फटाफट से लिखिए। उदधि किसका पर्यायवाची होता है, ठीक है, उदधि। दूसरा लिखो अर्णव, किसका पर्यायवाची होता है? तीसरा लिखेंगे आवधि, किसका पर्यायवाची है? फिर लिखो प्रेक्षा, किसका पर्यायवाची है? प्रेक्षा। देखो यहां पे दोनों शब्द सेम, अध्यो एक ध्यो है और एक मात्रा है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। एक आपका एक होता है पाहन, एक होता है आपका पाहन, और एक होता है पाहुन। बराबर से इसमें पर्यायवाची लिखिए, ज्यादातर मैंने आपको कई बार लिखा ही रखे। साढ़े 11 वाले ने इसमें अपनी अटेंडेंस लगा देना, ठीक है। 22 तारीख में तो लगी है, उसके आगे 23 तारीख में पी कर देना, और जिसका इसमें नाम नहीं हो नाम लिख देंगे, ठीक है। चलो लिख लिया आपने, तो देखते रहो। उदधि जो पर्यायवाची होता है ये होता है समुद्र का, ठीक है। अर्णव होता है, ये भी समुद्र का होता है। अब आवधि, ये भी समुद्र का पर्यायवाची। तो तीनों उदधि, अर्णव, आवधि, सिंधु, पयोधि, रत्नाकर, ये सब किसके पर्यायवाची है? समुद्र के पर्यायवाची है, ठीक है। प्रेक्षा, ये होता है आंख का। चक्षु, आंख का, ठीक है, तो आंख का पर्यायवाची है। अब देखो यहां पर दो शब्द सेम है, बस मात्राओं का अंतर है। आपके पास क्वेश्चन बनेगा निम्न, देखो यहां पर जो ये ध्यो जो है ये है स्वर्ग का, स्वर्ग, और ये ध्यो है आकाश। देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कई बार आपके पास, और हम लोग ये गलतियां कर देते हैं, हमें पता ध्यो याद रखते हैं आकाश का है। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, और वहां पे दे देगा आपको ये वाला ध्यो, तो आपको याद रखना ये इसका पर्यायवाची नहीं है, किसका है? स्वर्ग का है, डबल मात्रा वाला। और अगर एक ही मात्रा होगा तो ये आकाश का पर्यायवाची होगा। इसी तरह से पाहन और पाहुन भी है। पाहन मतलब होता है पत्थर, और पाहुन मतलब होता है अतिथि। पाहन पत्थर का पर्यायवाची होता है, ठीक है, और पाहुन होता है अतिथि, अतिथि, मेहमान, आगंतु, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची है? पाहुन की।
याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनको भी, ठीक है। जो आपको मैं लिखाता हूँ साथ साथ तो आपको याद भी करना है, तभी आप लोगों का फायदा भी होगा, नहीं तो फिर फायदा कुछ नहीं है। जो मैं इतने मेहनत से आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ शब्दों को, अगर आप उनका प्रयोग उनको याद नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको याद करना है, जो लिखाया जाता है टारगेट जो आपको दिया जाता है उसी दिन आपको याद होना चाहिए, तभी आपका फायदा भी है। वरना मैं तो सीधा आगे बढ़ जाता, क्या फायदा होता। फिर इसलिए आपको कराया जाता है, मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लिखाए जाते हैं, तो आपको याद करने इंपॉर्टेंट है सारे, और ज्यादातर यही क्वेश्चन बनते भी हैं। मैं आपको वही चीज लिखाने की कोशिश करता हूँ जो थोड़ा अलग है और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और पेपर में पूछे भी गए हैं कुछ क्वेश्चन तो, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया भाजिगे कटुकु कोचिगे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होगा ऑप्शन सी, स्वयं पलायन करके दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देना, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजेंद्र बलोदी की बुक है आप लोगों के पास? राजेंद्र बलोदी में कुछ कहावतें हैं, अगर नहीं आपके पास तो उनकी फोटो खींच के आप अपने फोन में या कहीं भी रख सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1-2 पेज में है, तो वो 1-2 पेज में है, और क्वेश्चन वहां से पूछे भी गए हैं, आयोग ने पूछे हैं, तो 1-2 बार पढ़ने में क्या दिक्कत है, वो सब मैं ज्यादातर वैसे मैंने पूछ ही लिया आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन जो बनाए हैं, लेकिन आप भी एक बार देखना उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य, गाय, नदी आदि में किस संज्ञा का बोध होता है? आंसर होगा यहाँ पर, ये जाति का बोध कराते हैं। मनुष्य जाति का बोध कराता है, गाय जाति का बोध कराता है, नदी ये सभी जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? अब देखो, विकारी शब्द का मतलब होता है वह शब्द जिनके कारण लिंग, वचन, कारक, काल आदि में विकार उत्पन्न होता है, उसको विकारी शब्द कहते हैं। तो इनमें कौन सा विकारी शब्द है? आंसर होगा यहाँ पे लड़का। लड़का विकार उत्पन्न हो रहा है ना, अगर हम लड़का बोल रहे हैं इसका मतलब हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, किसी लड़के की बात करें, हमारे माइंड में एकदम से आ रहा है कि लड़का यानी कि विकार उत्पन्न हो रहा है। जैसे लड़का है, मैं बोलूंगा लड़का खेल रहा है, तो इसमें लिंग परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लड़की बोल दूंगा तो लड़की खेल रही है हो जाएगा। तो जहां पे भी कोई विकार उत्पन्न होता है लिंग, वचन, कारक आदि के कारण, तो उसको विकारी शब्द बोला जाता है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि किस लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न न हो, उसको अभिकारी शब्द। अभिकार मतलब अभिकार, अपरिवर्तन, कोई भी परिवर्तन न हो। तो जैसे यहाँ पे यथा, वत, परंतु, आज, ये सब क्या है? अभिकारी शब्द हैं। अगर इनका प्रयोग करेंगे तो लिंग, वचन, कारक, काल आदि पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अभिकारी शब्द बोलते हैं। बस सीधा याद रखना है, विकार मतलब जिससे विकार उत्पन्न हो रहा है, लड़का। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर था आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिधन उत्तर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संधि को अगर हम तोड़ेंगे तो छोटी ई प्लस छोटा ऊ मिलके यहाँ पे यू बना हुआ है, यू, ठीक है। तो प्रत्युत्तर ये यू बन गया ना यहाँ पे, तो क्या क्या मिलके, छोटा ई प्लस ऊ मिलके यू बना है। तो ये किस संधि का रूल है? यण संधि का रूल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि आप संधि को जब तोड़ेंगे आप, तो उस संधि का अर्थ क्या निकला है, संधि किस प्रकार बनी, तो यण संधि का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो आपको ये एक चीज और याद रखना है, अगर यहाँ पे ऊ बड़ा होता तो यू भी बड़ा होता। पहले वाले पे फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड वाला जो है ना, यहाँ पे यू छोटा ऊ है ना, तो इसलिए छोटा ऊ बना है। अगर यहाँ पे बड़ा ऊ होगा तो बड़ा ऊ बनेगा, ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक इसका रूल होता है यण संधि का। क्वेश्चन नंबर 13 है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? अब जो देवनागरी लिपि है, किसका विकास किससे हुआ है? तो आंसर होगा आपका, क्या होगा आंसर बताओ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। मैंने आपको कई बार इसका शॉर्टकट भी लिखाया और इसको याद भी कराया आपको, देवनागरी लिपि कैसे विकसित हुई है। तो सबसे पहले जो लिपि बनी है ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि बनी, तो ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। उसके बाद कौन सी लिपि? गुप्त। ब्राह्मी से गुप्त बनी, गुप्त से सिद्ध मात्रिक बनी, सिद्ध मात्रिक। उसके बाद फिर कुटिला, ठीक है, कुटिला लिपि बनी, कुटिला से नागरी, और नागरी से देवनागरी। ये देवनागरी लिपि का विकास क्रम है।
कैसे कैसे देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो सबसे पहले ब्राह्मी, ब्राह्मी से गुप्त, गुप्त से सिद्धमात्रिक, फिर कुटिला, फिर नागरी, फिर देवनागरी लिपि बनी। ठीक है, याद रखना है। और इसका शॉर्टकट अब देखो, याद तो आपको करना ही है, तो आप ऐसे याद करेंगे, बागु सिकु नादे। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं बागु सिकु नादे, क्योंकि आपको इतना लंबा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये बागु सिकु नादे याद रहेगा तो बा से ब्राह्मी, गु से गुप्त, सी से सिद्धमात्रिक, कु से कुटिला, ना से नागरी और दे से देवनागरी, बागु सिकु नादे। ठीक है, याद रहेगा। कई बार इसका सीक्वेंस ऐसा नहीं दिया होगा, इतना बड़ा ऑप्शन नहीं बनेगा। आपको एक ये उठाएगा, उसके बाद सिद्धमात्रिक उठा देगा, बीच में एक मिस कर देगा, फिर नागरी, फिर देवनागरी दे देगा, या फिर 3 दे देगा, ब्राह्मी, सिद्धमात्रिक, नागरी और देवनागरी। इस तरह से कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि पूरा सीक्वेंस दिया हो, लेकिन विकास क्रम तो यही है ना, सीक्वेंस तो आपको याद रखना है। तो बागु सिकु नादे। ठीक है, इसके अलावा एक इसी तरह का एक और है, जैसे यहाँ पे तो देवनागरी भाषा का विकास है, आपको कई बार पूछा जाता है लिपि, लिपि का विकास क्रम क्या है, लिपि कैसे विकसित हुई। तो लिपि का जो विकास क्रम है उसमें भी आप याद रख सकते हैं, पहले चित्रात्मक लिपि बनी। ठीक है, चित्रात्मक के बाद सूत्रात्मक बनी, सूत्रात्मक के बाद प्रतीकात्मक बनी, प्रतीकात्मक, और लास्ट में कौन सी लिपि बनी, भावनात्मक। ठीक है, चित्रात्मक, सूत्रात्मक, प्रतीकात्मक और भावात्मक, ये लिपि का विकास क्रम है। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं, चीसू प्रभा। चित्रात्मक, सूत्रात्मक, प्रतीकात्मक और भावनात्मक। देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, मैं ये एक बोलता हूं, लेकिन शॉर्टकट तभी याद रहता है अगर आपकी प्रैक्टिस है। मुझे शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए सिर्फ याद कराने के लिए लिखा रहा हूँ। ये शॉर्टकट से क्या होता है कि कई बार हमारे पास इतने लंबे वो याद नहीं रहते, लेकिन हम शॉर्टकट के माध्यम से हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है। अगर ऑप्शन बने हुए हैं, आपको चीसू प्रभा याद है, तो आपको सीधा याद आ जाएगा कि यार ये लिपि का विकास क्रम है। या फिर ये बागु सिकु नादे लिखा है, इसका मतलब ये देवनागरी या देवनागरी लिपि का विकास। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, बस आपको शॉर्ट याद रखना है लंबे समय के लिए, ये याद भी रहेगा आपको, और आप आसानी से क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हिंदी, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है। इस हिंदी का प्रयोग किसके लिए किया गया, ये किया गया भारतवासियों के लिए, यानी कि जो हिंदी का प्रयोग किया गया है, हिंदी भारतवासियों के लिए बोला जाता है हिंदी, और इसी से हिंदुस्तान बना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें क्वेश्चन आता है। एक आता है आपके पास कि हिंदी, हिंदी किस, हिंदी भाषा, हिंदी जो है ये किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब देखो लिख लेना है इसमें, हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास होगा हिंदी, हिंदी का ही है, फारसी का है, संस्कृत का है, या उर्दू का है, कैसे भी शब्द ऑप्शन होगा, आपको याद रखना है फारसी भाषा का शब्द है। और जो हिंदी शब्द बना है सिंधु से बना है, सिंधु से हिंदू बना, और हिंदू से हिंदुस्तान बना, और हिंदुस्तान से ही भारत बना, भारतवासी बोला गया। ठीक है, तो अगर आपके पास आएगा सिंधु, सिंधु किस भाषा का शब्द है, सिंधु, तो सिंधु आपको याद रखना है सिंधु संस्कृत भाषा का शब्द है। सिंधु क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, कई बार इसको पूछा गया है कि सिंधु किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का है। सिंधु देश के निवासी, क्योंकि सिंधु यहाँ पे नदी थी, उसी से बना है। तो सिंधु संस्कृत का शब्द है, हिंदी या हिंदू फारसी शब्द है, हिंदू भी फारसी शब्द है। ठीक है, और इसी हिंदू का मतलब होता है भारतवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इस लोकोक्ति का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना या उच्च पद मिलना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। ठीक है, छछूंदर के सर में चमेली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो आंसर होगा पुष्कर। ठीक है, पुष्कर जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका तद्भव रूप क्या होगा, पुष्कर, पुष्कर किसके बोलते हैं, किसका पर्यायवाची है पुष्कर, तालाब का, पुष्कर तालाब का होता है ना, तो ये पुष्कर जो बना है पोखर से बना है, पोखर। ठीक है, पोखर शब्द से पुष्कर बना है।
ठीक है, तो पोखर तत्सम पुष्कर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पोखर होगा, याद रखना है। ठीक है, बाकी सभी देशज शब्द है, डॉर, डिवरी और पगड़ी, ये सभी क्या है, देशज शब्द है। देशज शब्द मतलब जिनकी उत्पत्ति देश में हुई है। ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप इसको बोल सकते हैं, देश में उत्पत्ति हुई है, वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे सी होगा, जानवी, याद रखना है। हा जो होता है वो आधा होता है और उस पर नौ नीचे लगा होता है, जानवी। ठीक है, जानवी किसका पर्यायवाची होता है, तो ध्यान रखना है गंगा का या फिर भागीरथी का। गंगा और भागीरथी का पर्यायवाची होता है जानवी। ठीक है, जानवी का मतलब होता है ज्ञान की नदी, ज्ञान की नदी। ठीक है, ज्ञान की गंगा बोलते हैं इसको जानवी, या फिर ज्ञान की नदी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो गंगा और भागीरथी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा होगा, इसमें सही आंसर होगा बी वाला, भारत में अनेक जातियां हैं। याद रखने, अनेकों का प्रयोग गलत होता है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में अनेक जातियां हैं, जाति यहाँ पे सिंगल है, जातियां बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में अनेकों जाति नहीं है, अनेक जातियां हैं, ये सही शुद्ध होता है। कई बार ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाता है आपको, अनेक लिखा, अनेकों लिखा होता है, अनेकों हमेशा गलत होता है, अनेक सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, गढ़वाली राजवंश की राजकीय भाषा क्या थी, क्या थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, गढ़वाली, गढ़वाली भाषा थी। अभी परसों ही आपको एक क्वेश्चन लिखाया था मैंने कि सुदर्शन शाह द्वारा लिखी गई एक रचना थी गोरखवाणी, जिसमें जो हिंदी में लिखी गई थी, सॉरी गढ़वाली में लिखी गई, पहला साहित्य उसको बोला जाता है। तो याद रखते हैं इनकी गढ़वाली भाषा थी, गलत नहीं करना है। ठीक है, गढ़वाली राजवंश की, गढ़वाली उसी गढ़ नाम से गढ़ पड़ा, गढ़वाली, और कौन सी भाषा बोलते थे, देखो गढ़ जो भाषा जो बनी है ना, वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के नाम से उसका नाम पड़ा है। ठीक है, जो जैसे गढ़वाली है तो गढ़वाल, गढ़ यहाँ पे थे इसलिए गढ़वाली इसको बोला गया, वो भाषा यहाँ पे जो बोली जाती है गढ़वाली। तो इसी तरह से हर क्षेत्र को अलग अलग जो नाम दिया गया, उस भाषा उस क्षेत्र के नाम से उसका नाम, वहां पे जो भाषा बोली, जैसे टीराली, टीरी क्षेत्र के नाम से, श्रीनगरी, श्रीनगर के आसपास। ठीक है, बदाणी बोली, ये सब बोलियां या भाषा जो भी है, ये क्षेत्र के नाम से बोली जाती है, तो गढ़वाली उसका नाम गढ़वाली बोली जाती है। ठीक है, और ये बताओ मुझे लिपि कौन सी थी गढ़वाली भाषा की, क्या इनकी पंवार वंश की लिपि कौन सी थी, अरे सिंपल है, गढ़वाली कौन सी लिपि में लिखी जाती, देवनागरी तो होगी। गढ़वाली की लिपि कौन सी अलग से है, देवनागरी लिपि तो है, तो लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं अर्थ की दृष्टि से, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 प्रकार की संज्ञा याद रखें, तो 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, बेसिक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, कौन सा, द्रविड़ भाषा को नहीं दिया गया। ठीक है, तो जो क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे पास, उनकी संख्या कितनी है, 6। क्लासिकल भाषा या शास्त्रीय भाषा जो है वो 6 है, 6 है। 9 होने के लिए वकालत हुई थी, लेकिन उनको दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है। 3 और भाषा शामिल करने की बात हुई थी, कौन कौन सी, पाली, प्राकृत और फारसी को शामिल करने की बात तो हुई थी, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। अभी वर्तमान में हमारा केवल 6 ही है। ठीक है, तो इनमें से द्रविड़ नहीं है। आपको याद रखना है, क्लासिकल भाषा जो क्लासिकल लैंग्वेज थी सबसे पहले वो तमिल बनी, तो तमिल को सबसे पहले क्लासिकल भाषा का जो दर्जा प्राप्त हुआ है वो 2002 में हुआ, 2004 में, सॉरी। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका संस्कृत। संस्कृत को क्लासिकल भाषा का जो दर्जा प्राप्त हुआ है 2005 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आई वो आई तेलुगु, तेलुगु 2008। उसके बाद फोर्थ जो थी वो तमिल, कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। फिर 5वीं है आपकी मलयालम। मलयालम को कब दिया गया, 2013 में। ठीक है, और लास्ट जो आपकी भाषा है 6 वो है उड़िया, तो उड़िया को 2014 में
शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये सीक्वेंस याद रखने, टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 6, जिनमें से ये नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं 3 और भाषा को शामिल करने की बात कही गई थी 2022 में। ठीक है, कौन कौन सी? पाली। एक्चुअल में ये जो भाषा है ना, ये क्लासिकल भाषा का दर्जा इसलिए दिया है, इन भाषाओं को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये भाषा धीरे धीरे करके लुप्त हो रही है। जैसे संस्कृत ये लुप्त हो रही है, या फिर तमिल भी बहुत कम हो गई, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये पुरानी भाषाएं, क्लासिकल भाषाएं, इनको ये संरक्षण दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम चाहते ये भी चाहते हैं कि पाली भाषा का भी संरक्षण हो, इस भाषा को भी आने वाली जनरेशन या आने वाली पीढ़ी समझ सके या पढ़ सके, उनको ये पता होना चाहिए कि पाली भी कोई भाषा थी। तो पाली, प्राकृत और फारसी, इन भाषाओं को भी क्लासिकल भाषा बनाने का जो है ये वकालत हो रही है, या इनको दिया जाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो अभी तक 6 ही है, लेकिन ये 3 भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है, किन 3 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये पाली, प्राकृत और फारसी को रखा गया है। तो टोटल 6 याद रखेंगे, 6 + 3। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, यहां से आपके पास कई बार शास्त्रीय नृत्य भी पूछे जाते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? क्लासिकल नृत्य, क्लासिकल डांस 8 लिख लेना, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? संयोजक का मतलब है किसकी दिमाग की उपस्थिति की ये अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होना चाहिए। ये सबसे पहले वकालत जो करी थी जयप्रकाश नारायण ने करी थी। जयप्रकाश नारायण के सुझाव पर ही अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, हालांकि गठन तो इनके सुझाव पे हुआ था, लेकिन अध्यक्ष बनाया गया था आचार्य नरेंद्र देव को। तो ऑप्शन डी में लिखेंगे, अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था। ठीक है, जबकि जो जयप्रकाश नारायण थे इनको महासचिव बनाया गया था, महासचिव। तो आप लिख सकते हैं महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, और एक और सदस्य इसमें शामिल थे, उनका नाम था अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता। तो अशोक मेहता भी इसमें शामिल थे, एक सदस्य इसके थे। तो 3 सदस्य थे इसमें स्टार्टिंग में जिसका गठन हुआ। तो सदस्य कितने थे? 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 में आते हैं। 24 है, कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है? क्रांतिकारी की मां, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भीकाजी कामा, भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, इन्होंने भारत की क्रांति विदेशों में चलाई। भारत में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांति जो चलाए थे विदेशों में, जर्मनी हो गया आपका, अमेरिका हो गया, पेरिस हो गया, यहाँ पर इन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए क्रांति चलाई थी। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में पूछा जाता है कि विदेशी धरती पर सर्वप्रथम तिरंगा फहराने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है मैडम भीकाजी कामा को जाता है। इन्होंने विदेशी धरती पे सबसे पहले तिरंगा फहराया था। कहां पर और कब? तो ये इन्होंने 1907 में जर्मन के स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है, तो याद रखेंगे 1907 में विदेशी धरती पर सबसे पहले तिरंगा फहराने का श्रेय जाता है भीकाजी कामा को। तो ये 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया था। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है पेपर में। ठीक है, कि विदेशी धरती पर सर्वप्रथम किस महिला के द्वारा, विदेशी धरती पर 1907 किस महिला के द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था? तो 1907 में जर्मनी स्टुटगार्ट में फहराया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे कॉमन पूछ रहा हूं मैं आपको, तिरंगा में कितने कलर होते हैं? 4 कलर होते हैं। ठीक है, 3 मत कर देना, तिरंगा नाम है इसका मतलब 3 नहीं, जो ब्लू कलर भी होता है उसमें बीच में। ठीक है,
अभी ये किसी उसमें देख रहा था मैं, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, तिरंगे में 4 कलर होते हैं, 3 मत कर देना, नाम है उसका तिरंगा क्योंकि उसमें 3 कलर मेन है, लेकिन एक बीच वाला जो चक्र है उसमें 4 कलर होते हैं, ठीक है, ऐसे कॉमन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? तो आंसर होगा सिर ए अकबर के नाम से, ठीक है। देखो दारा सिको किसका पुत्र था? दारा सिको शाहजहां का बड़ा बेटा था ना, दारा सिको, ठीक है, शाहजहां का बड़ा बेटा और उत्तराधिकारी था, ये आपको याद रखना है। तो इसने जो उपनिषद थे उन उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने, मतलब लगभग 50 से अधिक उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, ताकि इसको जो मुस्लिम लोग हैं वो समझ सके, इन उपनिषदों को समझ सके, इसलिए इसने लगभग 50 से अधिक उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, ठीक है। तो याद रखना किस नाम से करवाया? सिरे अकबर के नाम से करवाया। एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको कई बार कि वह पहला मुसलमान कौन था, मुसलमान शासक कौन था जिसने सबसे पहले हिंदू धार्मिक ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया था या फारसी में अनुवादित किए थे? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में और कितनी बार आपको भी दिया है यहाँ पर? पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया? फिरोज शाह तुगलक, लिख लो इसको। पहला मुस्लिम शासक जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। पहला मुस्लिम शासक जिसने हिंदू या ये बोल सकते हो जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है उनका फारसी में अनुवाद करवाया, ठीक है। नेक्स्ट 26। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। आंसर होगा जिले इलाही की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर की प्रतिछाया, ठीक है। तो जिले इलाही की उपाधि धारण करी थी किसने? बलबन ने। बाकी इसने बहुत सारी नीतियां अपनाई थी, जैसे रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। चालीसा जो दल बनाया था उसका अंत किसने किया? बलबन ने कराया, ठीक है। जबकि चालीसा दल स्थापना किसने करी थी? चालीसा की इल्तुतमिश ने करी थी, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं वो आपके माइंड में आने चाहिए उसी समय, इसने और क्या क्या किया, क्या क्या चीजें करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था, कहां से चुना गया था? आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। किस प्रकार? अप्रत्यक्ष रूप से, ये भी यहां पे ऐड कर सकते हो आप, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया गया था, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ये बताओ मुझे संविधान सभा का गठन किसके आधार पे किया गया था, या संविधान सभा का गठन किसने किया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। बहुत बार आता है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसमें जब इसका गठन किया गया था तो इसमें कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? टोटल 389, ठीक है, याद रखेंगे 389 सीटें इसके लिए निर्धारित की गई थी, याद रखना है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इसके अलावा कहां से चुने गए थे ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक जो सीटें थी वो प्रांतों से थी, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटेन प्रांतों से सर्वाधिक सीटें थी 292, ठीक है। उसके बाद देसी रियासत आपके पास आती है, देसी रियासतों से कितनी सीटें थी? देसी रियासतों से थी 93 सीटें, और 4 जो सीटें थी ये कमिश्नरी क्षेत्र से थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थी, ये आपको याद रखना है। तो टोटल इनको अगर हम काउंट करेंगे तो 389 हो जाएंगे। तो टोटल कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 389 सीटें निर्धारित की गई थी संविधान सभा के लिए, ठीक है, जिसमें से महिला सदस्य कितनी थी? 15। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो महिला सदस्य कितने थे? तो आंसर होगा आपका 15 महिला सदस्य।
देखो जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी या जिसने, देखो मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब जिन्होंने अगर पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी या फिर वो पहली बार क्लास में बैठे होंगे बिना कोर्स कंप्लीट करे, तो उनको समझ कम चीजें आती है। यहाँ पे प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस के तौर पे बस रिकॉल कराया जाता है आपको कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या आपको रिकॉल करनी, क्या क्या आपको जल्दी जल्दी में कराया जाता है। ठीक है, तो उन लोगों को तो अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जिन्होंने पढ़ा होगा इसको पूरा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए लग रहा है क्या है ये पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते, लेकिन ये बहुत बार पूछे जाते हैं। हम आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन देते हैं वो ज्यादातर वही क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में बनते हैं, और वहां पे तो पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, क्योंकि वहां पे तो आपका बेस क्लियर कर रहे हैं ना, वहां पे हर एक चीज आपको पढ़ाई जाती है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो आपका पेपर में बनेगा, जो आप तैयार हो चुके हैं और आपको बस फाइनल टच आपको देना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे होता है। और मैं यही राय देता हूँ, जिसने क्लास नहीं पढ़ी है पहले वो क्लास पढ़े। यहाँ पर भी फायदा होगा लेकिन कम फायदा होगा, ज्यादा फायदा जल्दी नहीं होगा, वो तब होगा जब आपने चीजों को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको रिकॉल के लिए मैंने आपको सारी चीजें बताई है, और एक क्वेश्चन में काफी सारी चीजें रिकॉल होती हैं आपकी। ठीक है, तो फायदा बहुत जल्दी आपको मिलता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, कौन था? अजात शत्रु। ठीक है, आपको पता है अजात शत्रु का पिता का नाम क्या था? बिंबिसार था। ठीक है, तो बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक बोला जाता। हरेक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, तो बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना करी थी, और हरेक वंश को हम जानते हैं पितृहत्या वंश के रूप में, क्योंकि ये क्या करते थे? अपने पिता की हत्या करते थे और फिर शासक बन जाते थे। तो बिंबिसार इसका पिता था, अजातशत्रु, और बाद में इस अजातशत्रु की हत्या भी इसका पुत्र कर देता है, उदयन। ठीक है, इसकी हत्या कौन करता है? उदयन करता है। ठीक है, बाद में उदयन जब शासक रहता है तो उदयन के शासन काल में एक इसका अमात्य होता है। अमात्य को बोला जाता है वित्त मंत्री। इसका वित्त मंत्री कौन था? उदयन का शिशुनाग था। शिशुनाग ने इससे पद से हटाकर खुद पद धारण कर लिया था और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। उसके बाद इस क्वेश्चन आता है आपके पास, उदयनी का पुत्र कौन था? नागदशक, सॉरी, उदयनी का पुत्र नागदशक था, और नागदशक का जो अमात्य था वो कौन था? शिशुनाग था, और शिशुनाग ने इसको हटाकर खुद पद ग्रहण कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। क्वेश्चन आता है आपके पास, हर्यवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? बौद्ध ग्रंथ आपको पूछा गया है, तो बौद्ध ग्रंथ आपको याद रखना है अंगुत्तर निकाय था। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में भी मिलता है और जैन ग्रंथ में भी मिलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ अगर आपको दिया हो ऑप्शन में तो आंसर होगा आपका भगवती सूत्र। ठीक है, कई बार दोनों ऑप्शन में होते हैं, और कई बार हो सकता है आपके पास भगवती सूत्र भी ऑप्शन दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना है पूछ के रहा है, बौद्ध ग्रंथ पूछ रहा है जैन ग्रंथ पूछ रहा है। अगर जैन ग्रंथ पूछा होगा तो आंसर होगा भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ पूछा होगा तो अंगुत्तर निकाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि, बताओ आंसर क्या होगा? गर्मी से बनती है, पहाड़ के ऊपर बनती है, मरुस्थल में बनती है, पानी के नीचे बनती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी के नीचे बनती है। बलुआ जो पत्थर है, आपको सिंपल आपको याद रखना है, देखो बलुआ बालू कहाँ मिलता है? नदी के किनारे मिलता है ना। नदियों के किनारे क्यों मिलता है? क्योंकि नदी से बनता है। तो ये बलुआ जो पत्थर है, ये बलुआ पत्थर जो है ये अवसादी सैल है, अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक इसको बोला जाता है। सेडिमेंट्री रॉक से बलुआ पत्थर बना है, और बलुआ पत्थर का जो निर्माण होता है, बलुआ बालू आप देखते हो पानी के नीचे मिलता है, क्योंकि उसमें जब पत्थर टूटते हैं या फिर चट्टान टूटती है, तो टूटने के बाद जब पानी में जाती है तो उसके और कण हो जाते हैं, छोटे छोटे टकरा के इधर उधर पानी से फोर्स पानी का जब पड़ता है तो छोटे छोटे कण उसके हो जाते हैं। वो कण क्या होते हैं? रेत का रूप ले लेते हैं या बालू का रूप ले लेते हैं। फिर नदी के किनारे जब पानी सूख जाता है उसके नीचे आप देखते हो बालू मिलता है आपको। तो उसका निर्माण किसके कारण होता है? पानी के नीचे बनती है बालू। ठीक है, बलुआ पत्थर आपको एक तो ये पूछा जाता है कि किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, अब ये आप मुझे बताएंगे कि जो बलुआ पत्थर है इसका रूपांतरण किसमें होता है? मेटामॉर्फिक रॉक है ना, रूपांतरण किसमें होता है इसका रूपांतरण? तो आंसर होगा क्वार्टजाइट। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है क्वार्टजाइट। इसका जो रूपांतरण होता है
बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में होता है, ठीक है। तो लिख लेना, बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट में होता है। एक दो और हैं जो रिपीट होते हैं बार बार पेपरों में, जैसे आपका ग्रेनाइट। ये बताओ ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेबो, सेल, ये बहुत बार रिपीट होते हैं। देखो ग्रेनाइट जो चट्टान है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक है, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टान का जो रूपांतरण होता है नीस में होता है, ये आपको याद रखना है, नीस। ग्रेबो ये भी आग्नेय चट्टान है, और ग्रेबो का रूपांतरण किसमें होता है? सर्पेंटाइन। ग्रेबो का रूपांतरण होता है सर्पेंटाइन में, ठीक है। सेल, ये सेल जो है अवसादी चट्टान है, अवसादी, ठीक है, याद रखेंगे। सेडिमेंट्री रॉक है और इसका रूपांतरण होता है स्लेट में। सेल का रूपांतरण स्लेट में होता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक है और इसका रूपांतरण किसमें होता है? स्लेट में। साइंस के स्टूडेंटों को ना सभी ने पढ़ाई होगा, ये तो बेसिक है बिल्कुल, बहुत बार पेपर में कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। ओवरऑल पेपर बेसिक ही बनता है आपके पास, बस वही है कि जिसने थोड़ा सा स्कूल टाइम पे भी अच्छे से पढ़ा होगा ना वो चीजें, वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं चीजों को, क्योंकि उन्हें सब कुछ पढ़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? आंसर होगा जामनगर। कहां पर है जामनगर? गुजरात में। तो लिख लेना, गुजरात में है, सबसे बड़ी तेल शोधनशाला गुजरात में स्थित है, जामनगर। डिगबोई, अब देखो डिगबोई से क्या क्वेश्चन बनते हैं, डिगबोई से क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला तेल शोधनशाला कौन सा है? डिगबोई। तो सबसे पहले असम के डिगबोई में तेल शोधनशाला खोला गया था 1989 में, ठीक है, इसमें लिख लेंगे। खोदा तो पहले गया था 1983 में, लेकिन इसका जो इस यहाँ से तेल उत्पादन शुरू हुआ 1989 से हुआ। तो डिगबोई 1989 असम में स्थित है, यहां से सबसे पहले तेल के साक्ष्य हमें, तेल के साक्ष्य हमें मिले थे, यानी कि तेल शोधनशाला पहली कौन सी है भारत की? तो डिगबोई है। हालांकि इससे पहले माकुम क्षेत्र, आप पढ़ते हो असम में ही पड़ता है, वहां पर भी तेल का कुआं खोदा गया था, पर वो असफल हो गया था, वहां से तेल प्राप्त नहीं हो पाया, ठीक है। तो सबसे पहला असफल जो कारखाना था वो माकुम क्षेत्र असम में खोला गया था, उसके बाद डिगबोई खोला गया था, तो डिगबोई से सफल रहा। तो यही आपका पेपर में पूछा जाता है, पहला तेल शोधनशाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32, भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, प्रादेशिक जल क्षेत्र, प्रदेश के अंदर अंतर्गत जो जल क्षेत्र आता है वो कौन सा है? आंसर होगा 12 नॉटिकल मील इसको बोलते हैं, 12 समुद्री मील इसको बोले जाते हैं। एक आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो और हैं आपके इसी से संबंधित। एक तो ये है आपका, एक आपका है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र मतलब होता है एक्सक्लूसिव जोन जिसको बोला जाता है। ये कितने नॉटिकल माइल तक है? ये 24 नॉटिकल माइल, 24 समुद्री मील, 24 नॉटिकल माइल इसको बोला जाता है, ठीक है। 24 नॉटिकल माइल संलग्न क्षेत्र, एक्सक्लूसिव जोन इसको बोला जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र पे भारत का नियंत्रण होता है, भारत इसमें टैक्स, भारत इस क्षेत्र से टैक्स वसूल सकता है, भारत यहाँ पे व्यापार कर सकता है, भारत यहाँ की, भारत इस पूरा देख रेख इसका किसके अंतर्गत होता है? भारत के अंतर्गत। यानी कि भारत सफाई रखना, सफाई से संबंधित टैक्स वसूलना ये भारत का है, ठीक है। प्रादेशिक सीमा अगर आएगा तो 12 नॉटिकल माइल तक होता है, और एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र इसको बोले जाते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र बताओ ये किस, ये होता है 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल मतलब, नॉटिकल माइल का मतलब है समुद्री जो दूरी होती है नॉटिकल में मापा जाता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है 200 नॉटिकल माइल। तो 3 फैक्ट याद रखने, प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील तक है, ठीक है, संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल तक है, ठीक है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? यह आंसर होगा गिरिपाद की स्थिति का, ठीक है। गिरी मतलब होता है पर्वत, पाद मतलब पैर, उसके पैर, तो शिवालिक के जो पैर है वो है गिरिपाद, इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये गिरिपाद आपको याद रखना है, जो गिरिपाद क्षेत्र है ये सिंधु, पूर्व में सिंधु से, पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है, जो चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल चौड़ाई में आता है 6 से लेकर 8 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में तीस्ता तक फैला हुआ है,
और इसका जो निर्माण है कंकड़ पत्थर से हुआ है। कंकड़ पत्थर बालू, जो आप भाबर क्षेत्र पढ़ते हो ना आप यहाँ पे, कंकड़ पत्थर मिट्टी, तो उसका निर्माण, गिरिपाद का निर्माण उसी से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 34। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? कहां से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी, या फिर कई बार मिर्जापुर लिखा होता है, मिर्जापुर नामक स्थान से भी गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत का मानक समय रेखा? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका आंसर वो भी लिखाया था, शॉर्टकट याद होगा आपको, जो नए लोग हैं देख लो। 5 राज्यों से गुजरता है। इसका है अंधे की छतरी, एमपी यूपी में उड़ी। ठीक है, देखो अंधे से आंध्र प्रदेश याद रखने हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, छतरी से मतलब छत्तीसगढ़, एमपी से एमपी, यूपी यूपी लिखा है, उड़ी से उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी और उड़ीसा से होकर गुजरती है। क्वेश्चन आता है निम्न में से कहां से नहीं गुजरती? तो याद रखना ये 5 से तो गुजरती है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपके दिया होगा वहां से आप ऑप्शन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, ये लिख लिया, याद होना चाहिए। अगली बार मैं यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा, निम्न में से अंतर भारतीय समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखो अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है, पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन की बात कही गई है इसमें। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता की बात कही गई, ये भी सही है। तो बचा हुआ ऑप्शन डी यही गलत होगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। ठीक है, इसमें लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये 50 में है, ये 50 में है। ठीक है, 51 में आप लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। जो आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है, ये कहां कौन से भाग में है? याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन, भाग 4 में। पहला तो यही क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। भाग 4 में अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, 51 तक, उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा भी हुई है। ठीक है, कुछ आर्टिकल है, फटाफट से रिवीजन के लिए आपको दे रहा हूं। 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, 40 आपको दिया है, 41 में क्या है, 42 में क्या है और 43 में क्या है। फटाफट से इसका रिवीजन करना है आपको। ठीक है, वैसे आपने सभी पढ़ी हुई है चीजें, रिकॉल के लिए। शॉर्ट में लिखो, फटाफट से लिखो। सभी आ गए इसके अंतर्गत जितने भी दिए हैं, 51 से 36 लगभग, है ना? तो याद होने चाहिए, नीति निदेशक तत्व तो आपको याद ही रखने हैं। पॉलिटी सबने पढ़ी है, कोई ऐसा जिसने नहीं पढ़ी हो? है कोई ऐसा? चलो सबने पढ़ी, अच्छी बात है, तभी फायदा भी होगा आप लोगों का। ठीक है, चलो फटाफट से। आर्टिकल 36 में क्या है, जिसको नहीं पता लिखते रहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 36 में है, लिखो राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है मैंने आपको, 37 में क्या है, डीपीएसपी को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया है। ठीक है, डीपीएसपी को यानी कि नीति निदेशक तत्व को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया है आर्टिकल 37 के तहत। ठीक है, 38 में क्या है, कल्याणकारी राज्य की परिभाषा, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, कल्याणकारी राज्य परिभाषा में तो 36 में है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य। इसके अलावा
तीन प्रकार की जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी आर्टिकल 38 में रखा गया उसको, ठीक है। तो लिख लेना, आर्टिकल 38 में तीन प्रकार की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है 41 में है काम पाने का अधिकार, हर किसी को काम पाने का अधिकार है, आर्टिकल 41 कहता है, ठीक है। 42 में क्या है, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, आर्टिकल 42, प्रसूति सहायता, ठीक है। 43 कुटीर उद्योग, मनरेगा वगैरह जो आपके आते हैं, किसमें है, 43 में, ठीक है। तो लगभग सभी कवर अप हो गए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें आंसर ए होगा आपका, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है, बल्कि न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट होगा और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है। अगर हमारा मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन होता है तो हम सबसे पहले हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं या फिर हम सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो न्यायपालिका इसका संरक्षक होती है। बाकी सभी कथन आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, देखो क्वेश्चन को घुमा के लिखा हुआ है बस, और कई बार आपने पढ़ा है। आर्टिकल 21, आंसर होगा सी, आर्टिकल 21, जिसमें आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आप मनपसंद शादी करते हैं, ये सब किसमें है? आर्टिकल 21 में आप इसके अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है आपका ऑप्शन सी। बाकी देखो ऑप्शन से भी हो रहे थे, आप आर्टिकल तो आपको याद ही है ना, तो ऑप्शन से भी आप चीजों को कर सकते हैं। 38 है, सुमेलित कीजिए। देखो संथाल जो जाति जनजाति है कहां पर है? झारखंड में निवास करती है। भील राजस्थान में हो जाएगा, टोडा तमिलनाडु हो जाएगा, और जरावस या जरावा जनजाति आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो फर्स्ट इसका सही आंसर होगा, 38 का आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे कथन था, ये ऊपर वाला कथन और एक कारण है, ठीक है। ए है, कथन दिया है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, बिल्कुल अर्धसंघात्मक, सही बात है। सेकंड है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्म है, इसलिए तो इसको अर्धसंघात्मक कहा गया है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अर्धसंघात्मक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कुछ शक्तियां केंद्र के पास है, कुछ राज्य के पास है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे आपातकाल के दौरान सारे की सारी शक्तियां किसके पास चले जाती हैं? केंद्र के पास चले जाती हैं। तो इसलिए भारतीय जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है, न तो एकात्मक है पूरी तरह से, न ही संघात्मक है पूरी तरह से, ठीक है। तो इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, ये किया गया ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ठीक है। या फिर कई बार आपको कनाडा दिया होता है ऑप्शन में, कनाडा से या फिर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से इसको प्रेरित माना गया है। 41 है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे योजनाएं आपको दी है, देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, बिल्कुल सही कथन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। सेकंड है, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन याद रखना है, कई बार सिंगल एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी या द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योगों के विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया था, ये भी सही है। आपको मैंने लिखाया था ना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास। समावेशी विकास में क्या मतलब है कि कृषि के साथ साथ एग्रीकल्चर उद्योगों को भी एक साथ उनका विकास करना, लिखाया था ना आपको, कुशाग्र, याद होगा आपको, ठीक है। तो समावेशी विकास का मतलब यही है कि कृषि के साथ साथ उद्योगों को भी बल देना।
42 है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में आधार वर्ष से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा जिस वर्ष की कीमतों का प्रयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में किया जाता है उसको आधार वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अभी तक हमारा आधार वर्ष कौन सा चल रहा है? 11-12। अभी तक हम 11-12 के अनुसार ही चल रहे हैं। ठीक है, 2011-12। इससे पहले 2008 था, 2007-8 था, लेकिन अभी तक 2011-12 हमारा आधार वर्ष है। इसी आधार वर्ष के आधार पे हम क्या कर रहे हैं? कीमतों का प्रयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में किया जा रहा है। लेकिन अब एक और इसमें एक एडवाइजरी जारी की गई है कि इसका जो अब होना चाहिए 2020-21 आधार वर्ष होना चाहिए। ये एडवाइजरी अभी जारी की गई रिसेंटली, लेकिन अभी तक तो हम गणना इसी में कर रही, लेकिन अगर जब आ जाएगा, जब ये हो जाएगा, एडवाइजरी जारी हो जाएगी, तो आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसको आधार वर्ष मानेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल यही है 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, आसियान का पूर्ण रूप क्या है? आसियान का जो पूर्ण रूप है वह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसका जो गठन किया गया था आसियान का, ये कब किया गया था? 1967 में, 8 अगस्त 1967 में किया गया था। तो लिख लेना ऑप्शन में, 8 अगस्त 1967 को उसका गठन किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर पहले तो डेट ये याद रखना, 8 अगस्त 1967। हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता। जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में है, ये आपको याद रखना है। सदस्य देश 10 सदस्य देश है आसियान के। ठीक है, 10। ठीक है, ये आपको याद करके आने, यहां से मैं फिर क्वेश्चन बनाऊंगा, निम्न में से आसियान का सदस्य नहीं। ठीक है, वैसे मैंने शॉर्टकट भी है जो पुराना है, बच्चों को करवाया था, लेकिन पहले मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको आप पढ़ के आएंगे खुद से कि आसियान का सदस्य देश कौन कौन है, 10। उसके बाद शॉर्टकट भी बनाऊंगा, फिर अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है, आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 45, ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? कुछ दिन पहले आपको सारे जनरेशन आपको लिखाई थी। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन में, द्वितीय पीढ़ी में। ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन में किसका विकास हुआ? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप, परसों ही बताया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास थर्ड जनरेशन में हुआ। ठीक है, और पंचम जनरेशन, पांचवी पीढ़ी में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल अभी चल ही रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ बचा, आप फोर्थ में कौन सी है? फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का विकास फोर्थ जनरेशन में किया गया। ठीक है, तो ये आपको एक साथ याद रखना है, सभी जितने भी अभी तक की जनरेशन कंप्यूटर की आई है। 46 से किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। रेजोल्यूशन किसमें मापते हैं? डॉट पर इंच, डॉट्स प्रति इंच में नापते हैं। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी सभी है, लाइनेक्स है, ओपन ऑफिस है और गूगल क्रोम। ठीक है, सभी है। आंसर ए। 48 है, वर्ष 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये है 33। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सीधा आपके पास क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो अभी पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है उसका कौन से नंबर का था? तो 33 हुआ है। ठीक है, 49 है, केंद्र सरकार ने अजय कुमार भल्ला के स्थान पर, यह भी याद रखना है कि अजय कुमार भल्ला के स्थान पे किसे केंद्रीय गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा गोविंद मोहन, ऑप्शन ए। 49 का ए सही आंसर है। 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है?
वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? प्रथम खिलाड़ी हैं और दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि यह पुरस्कार केवल खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। ये प्रथम खिलाड़ी है, प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये प्रथम खिलाड़ी हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। लेकिन ये दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले ये इसका सही आंसर तो ये है, अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। ये याद, पहले तो आंसर डी याद रखना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी को भी ये सम्मान दिया जा चुका है। ठीक है, याद रखना है, इंदिरा गांधी। अब आप बोलेंगे इंदिरा गांधी के क्या संबंध इससे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खेल जो खेलते हैं उस खिलाड़ियों को ही दिया जाए। ये जो दिया जाता है जिन्होंने कुछ करा है, ओलंपिक के लिए कुछ योगदान दिया है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसका डिसीजन जो लेता है वो लेता है आईओए। आईओए की फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका गठन बताओ, इसका गठन कब किया गया था? आईओए का गठन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1927 में, 1927 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। ये भी याद रखना है, पीटी उषा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसी तरह का एक कमेटी भी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी। इसका गठन कब हुआ? आईओसी का गठन कब हुआ? 1894 में, 1894। लिख लो इन दोनों पॉइंट्स को। 1894 का आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन सॉरी कमेटी का गठन किया गया। यहाँ पर एसोसिएशन है, यहाँ पर कमेटी है। कमेटी इंटरनेशनल है और एसोसिएशन भारत का है, संगठन है। ठीक है, ये संगठन है और ये कमेटी है। इसका अध्यक्ष भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा थॉमस वॉक। थॉमस वॉक। ठीक है, इतने फैक्ट्स आज याद होने चाहिए आपको ओलंपिक से। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग पे आ जाओ। रीजनिंग है, एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए तो वह 4 बजे पूर्वाह्न को क्या समय दर्शाएगी? पूर्वाह्न का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय, यानी कि 12 बजे से बाद का समय पूर्वाह्न। ठीक है, और उससे पहले सॉरी अपराह्न। क्या पूछा है आपको? पूर्वाह्न मतलब 12 बजे से पहले का समय, और अपराह्न होता है 12 बजे के बाद का समय। अब यहाँ पे दे रहे हैं एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट तेज होती है। यदि वह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए तो वह 4 बजे पूर्वाह्न को क्या समय दर्शाएगी? अब देखो 12 बजे से लेकर अगले 12 बजे 12 घंटे हो गए, और उसके बाद सुबह 4 बजे, पूर्वाह्न मतलब सुबह की बात हो रही है, तो 12 4 16 घंटे हो रहे हैं। तो यानी कि 12 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे पूर्वाह्न तक टोटल 16 घंटे हो रहे हैं। और आपको पता है कि ये टोटल कितना मिनट तेज हो रही है? 24 घंटे में टोटल कितना मिनट तेज हो रही है? 15 मिनट। तो 15 इंटू 16, 16 घंटे में 15 मिनट तेज हो गया, और टाइम पीरियड कितने हैं? 24 घंटे। बस आप निकल जाएगा आपका। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये 240 होता है। ठीक है, वैसे भी काट भी सकते हैं, और 240 हो गया तो 24 से डायरेक्ट कितनी बार कट रहा है? 10 बार। तो यानी कि 10 मिनट तेज हुई है। 24 कितने घंटे? 16 घंटे में 10 मिनट तेज हुई है। ठीक है, तो आपका 4:10 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 52। इसका आंसर बताओ क्या आया? ये तो आ गया होगा। सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंसर होगा डी। डी मतलब ई। ई है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आंसर होगा डी। हो गया था सबका? जहां पे नहीं हुआ होगा पूछ लेना। 53। कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टर को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है? आंसर होगा 7। हो गया था ये वाला? कोई ऐसा जिसका नहीं हुआ हो? 54। 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा?
बृहस्पतिवार, आंसर होगा ए। सिंपल तो था आपको। देखो 10 अगस्त 2001 को, एक की बात हो रही है और अगले साल आपको पूछ रहा है कब, 15 सितंबर। तो पहले 10 अगस्त से 15 सितंबर जाओ आप, उसी सेम ईयर में आपको पूछ रहा है। आपको पता है 10 अगस्त तो हो चुके हैं ना, तो 10 अगस्त को मंगलवार है, तो 10 अगस्त को मंगलवार है, तो कितने दिन बचे उसके, 21 दिन बने, क्योंकि अगस्त कितना जाता है, 21 जाता है, 31 जाता है, तो 10 दिन तो हो चुके हैं, 21 दिन बचे। अब उसमें कितने दिन और बचे, आपको कितनी तारीख तक बताना है, 15 सितंबर, तो 15 इसमें जोड़ दो, ठीक है। देखो वैसे शॉर्ट कर लो इसको, 7 से भाग करेंगे तो इसमें 0 रिमाइंडर बचेगा, 7 का पूरा पूरा भाग। यहाँ पर अगर हम 7 से भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 15 सितंबर 2001 को बुधवार होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, मंगलवार से एक दिन आगे बढ़ जाएगा, एक रिमाइंडर बचा है ना आपके पास, तो बुधवार होगा। अब आपके पास अगले साल आना है, मैंने आपको ये बताया था, जब अगर आपके पास लीप वर्ष नहीं हो, सामान्य वर्ष हो, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और अगर सामान्य वर्ष है तो एक दिन, और लीव वर्ष है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अगर आपके पास सामान्य वर्ष है तो एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। आ गया समझ में, नहीं आया, आपको ये चीज याद रखना है, आपको कंठस्थ याद रखना है, जो सामान्य वर्ष होता है सेम डेट अगर आपको पूछी हो तो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर लीप वर्ष होगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना आपके पास, फरवरी 29 जाता है, तो एक दिन और बढ़ गया, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बस सिंपल आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो +5 का +5 हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर +3 हो रहा है, इसी तरह से सेम यहाँ पर भी प्लस प्लस ऐड हो रहा है, तो वही सीरीज इसमें चल रही है ऑप्शन ए में, सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56, कौन सा एक ऐसा जोड़ा है जो अन्य तीनों से भिन्न है, कौन सा है इनमें से, आंसर होगा बी वाला, सिंपल। देखो गैप देखो ना, 11 यहाँ पे 3, 11 और 3 के बीच में 8, 8 और 3 11 होते हैं 8, ठीक है। इसी तरह से 8 और 8 16 और 8 8 और 5 13, ठीक है। आंसर आपका बी होगा, ये अलग है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। 57, क्या आया इसका आंसर, सी, सी आया ना सबका, तो सी आंसर होगा, सिंपल कोड था, कोड को डिकोड करना था। 58, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध को दर्शाती है, बिल्ली चूहा और जंतु। अब देखो जंतु बाहर होगा और बिल्ली और चूहा इसके अंतर्गत है, ये भी तो जंतु है, तो बाहर क्या होगा, जंतु, एनिमल्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये आ जाएंगे चूहा और बिल्ली, आंसर होगा डी, और सॉरी आंसर होगा डी। इसमें क्या दे रखा, ऑप्शन नंबर ए। पेपर में क्या दे रखा, ये दे रखे पेपर में ए बी सी डी, तो ये तो होगा, तो डी ऑप्शन किसमें, ए में है, ये नहीं दे रखे, अच्छा, ये कंफ्यूज करने के लिए पेपर इस तरह से भी बनता है आपके पास, ठीक है। तो आंसर होगा डी, इसमें डी। हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, आप ये नहीं देखना है आपको, आपको ये ऑप्शन ही है आपके, ये तो आपका क्वेश्चन है, इसके हिसाब से आंसर आपका डी होगा ना, इसमें से डी दे रखा, तो एक ए डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कथन आपको दिया है सभी गिलहरी चूहा है, कुछ पेट चूहा, क्या है इसका आंसर, डी, डी, सभी का डी आया, कोई ऐसा जिसका बी सी आया हो, डी आ गया था ना सबका, डी आंसर होगा इसका, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, एक जगह पे फंसे होंगे, मुझे पता है ना कहां पे फंसे तुम। देखो यहाँ पे बोल रहा है सभी गिलहरी चूहा है, सपोज एक गिलहरी है, ठीक है, और सभी गिलहरी क्या है, चूहा है, तो मैंने यहाँ पे चूहा बनाया, सभी गिलहरी चूहा हो गई। उसके बाद है कुछ पेड़ चूहा है, तो कुछ पेड़ है तो इस चूहा का कुछ पेड़, कुछ पार्ट लेंगे हम, तो ये होगा आपका पेड़, ठीक है। अब बोला सभी
कुर्सी पेड़ है, सभी कुर्सी पेड़ है, सभी पेड़ कुर्सी नहीं है, तो कुर्सी इसके अंदर बनेगा। सभी कुर्सी पेड़ है तो कुर्सी अंदर होगा तभी तो पेड़ बाहर आएगा, तो एक कुर्सी है। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे अगर तुमने गलत बना दिया होगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, कुछ गिलहरी पेड़ है, तो गिलहरी ये है, पेड़ है, कोई भी निष्कर्ष इसका कोई भी इससे संपर्क नहीं है। ठीक है, कुछ कुर्सियां गिलहरी है, तो गिलहरी इधर है और कुर्सी इधर है, इसका भी कोई संपर्क यहाँ पे नहीं हो रहा है। कुछ चूहा कुर्सी है, चूहा इधर है और कुर्सी इधर है, इसका भी कोई संपर्क नहीं हो, तो आंसर होगा डी, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। सभी कुर्सी पेड़ है बोल रहा है, सभी पेड़ कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सी पेड़ है, तो सभी कुर्सी अंदर आएगा और पेड़ बाहर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। डॉक्टर, देखो डॉक्टर जो कार्य करता है वो स्टेथोस्कोप से करता है, उसका औजार एक तरह से क्या है, स्टेथोस्कोप है। तो उसी तरह से मैकेनिक का जो होगा औजार से संबंध होगा। ठीक है, आंसर होगा सी। 61 पे आएंगे। जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। ये कहां पर स्थित है, तो ये आंसर होगा भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, भागीरथी नदी स्थित है। जोशियाड़ा आपका उत्तरकाशी में पड़ेगा। ठीक है, जोशियाड़ा कहाँ है, उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन घोषित किया गया। पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया, तो आंसर होगा 1992। 1992 में हिल स्टेशन का दर्जा इसको दिया गया। दो क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन को समझना तब आंसर देना। ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत करना। आप ये बताओ, पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? 1969 या फिर 1840? 1969 सही आंसर होगा, 1969। ठीक है, आपको ये पूछा गढ़वाल मंडल का मुख्यालय, पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय 1969 में बनाया गया था। ठीक है, अगर आएगा पौड़ी को जो श्रीनगर से हटाकर मुख्यालय, पौड़ी गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब बनाया गया, तो आंसर होगा 1840। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय 1969 में बना, जबकि श्रीनगर ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी 1840 में बनाया गया। ठीक है, उससे पहले आपको याद रखना 1815 से लेकर और 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर था। कहां था, श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद श्रीनगर से इसको पौड़ी ले जाया जाता है, कब, आंसर होगा 1840 में। ठीक है, और अगर आएगा ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय, सॉरी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया, पौड़ी को कब बनाया गया, 1969, वो 1969 होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें होती है, कई बार पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद आंसर देना है। यही चीज तो हम प्रैक्टिस में सीखते हैं, और हम ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से देते भी है आपको कई बार, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखो, जैसे हम देते हैं ना, नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपको क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि आप पेपर में गलतियां ना करें। पहले अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते थे, अब हम इतने क्वेश्चन बना दिए, अब सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन पेपर में यही चेक करते हैं, नहीं लिखा है या है लिखा हुआ है, क्योंकि हैबिट हो गई ना आप लोगों को, तो गलतियां कम होती है। तो प्रैक्टिस में ये चीज सीखने को मिलती है, तो प्रैक्टिस से बहुत कुछ फायदा होता है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 63। राज्य में कहाँ अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाया जाएगा, आंसर होगा ये हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी यानी कि नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। चीनी यात्री व्हेनसांग ने किस नदी को महाभद्रा कहा है, तो ये कहा है गंगा नदी को। ठीक है, चीनी यात्री व्हेनसांग कब आए थे यहां पर हरिद्वार, 634 या 36, 634 में आए। ठीक है, 634 में चीनी यात्री हरिद्वार आए थे, और इन्होंने गंगा को कहा था महाभद्रा और हरिद्वार को कहा था मोयुलो। ठीक है, हरिद्वार को क्या कहा था, मोयुलो कहा था, और इसका क्षेत्रफल कितना बताया था, 20 ली। लीटर मत पढ़ना उसको, ठीक है, लीटर नहीं है वो, 20 ली है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि लीटर, ठीक है, लीटर वो जो चाइनीज पैमाना है वो ली, तो 20 ली उसका क्षेत्रफल बताया किसने, व्हेनसांग ने। ठीक है, ये बताओ मुझे, हरिद्वार को कैपिटल ऑफ शिवा, शिव की राजधानी किसने कहा, हरिद्वार को
शिव की राजधानी किसने कहा था? टॉम कॉयरट ने। लिख लो इसको, टॉम कॉयरट के द्वारा कहा गया था शिव की राजधानी। हरिद्वार को शिव की राजधानी, कैपिटल ऑफ शिवा, टॉम कॉयरट ने। यार इसको बंद कर देना डोर को। ठीक है, ये बताओ टॉम कॉयरट हरिद्वार कब आए? 1608 में। लिख लेना इसको, 1608। उत्तराखंड की वर्तमान अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतया आश्रित है, देखो, वन संपदा पे, बिल्कुल वन संपदा पे आधारित है। भारी तथा मध्यम उद्योग पर आधारित है, ये भी सही है। वन संबंधी उद्योग पर आधारित ये नहीं है, थर्ड वाला गलत है। फोर्थ है नदी जल पर, बिल्कुल नदी जल पे तो है ही यहाँ पे, क्योंकि सर्वाधिक इतने सारे डैम बन रहे हैं, उस पे वन संपदा उस पे आधारित है। तो 1, 2 और 4 आंसर होगा आपका ए। 65 का ए। 66 है, किस जनपद को मानस खंड में नीलगिरी कहा गया है? नीलगिरी किस कहा गया है आपका? आंसर होगा बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। ठीक है, किसमें कहा गया है? तो मानस खंड में। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे, मानस खंड में कुरमू, कुरमू किसे कहा गया है? चंपावत को कहा गया है। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कुरमू, कुरमू कहा गया है, कुरमू। कुरमू पर्वत भी है वहां पर, कुरमांचल उसी के नाम से, जो कुमाऊं का नाम कुरमांचल पड़ा है, क्योंकि कच्छप अवतार वहां पर हुआ था। ठीक है, तो कच्छप अवतार उसको कुरमू कहा गया है। चंपावत में कुरमू पर्वत भी है और इसी के नाम पे कुरमांचल पड़ा है कुमाऊं का नाम। ठीक है, और मानस खंड में कुरमू कहा गया है। किसमें कहा गया? मानस खंड, ये भी याद रखना है। ठीक है, राम क्षेत्र किसे कहते हैं? राम क्षेत्र अल्मोड़ा को। ठीक है, राम क्षेत्र, आलमनगर, ठीक है, या फिर राजाओं की राजधानी के रूप में भी इसको जाना जाता है। बाकी ताम्र नगरी, संस्कृत नगरी, बहुत सारे नामों से अल्मोड़ा को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाली झील है? ठीक है, नौकुचिया ताल है, इसी नाम से इसका नाम पड़ा है, 9 कोनों वाला ताल। ठीक है, नौकुचिया ताल। कितनी गहराई इसकी? कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है ना, गहराई कितनी है? 40 मीटर, याद रखेंगे 40 मीटर गहरा है। गिरी ताल कहां पर है? गिरी, हाँ, उधम सिंह नगर में है। झिलमिल ताल चंपावत में। ठीक है, इसकी विशेषता है कि इसकी आकृति गोल है, गोलाकार ताल है। ठीक है, आकृति गोल। और भीमताल तो आपको पता ही है, नैनीताल में। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, उत्तराखंड में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, एक और लॉजिक याद रखना है आपको, पेपर में कभी बहुत बड़ा ऑप्शन अगर आपके पास है ना, तो मतलब चांसेस ज्यादा उसके सही होने के होते हैं। ठीक है, क्योंकि यार इतना बड़ा ऑप्शन अगर वो बना रहा है तो तभी बनाएगा जब क्वेश्चन आंसर होगा वो, नहीं तो वो तो शॉर्ट ही बनाएगा ना, क्यों बनाएगा, इतनी मेहनत क्यों करेगा उसमें वो। तो इसलिए ये भी एक लॉजिक होता है। ठीक है, पेपर में करने का, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि मुझे तुक्का मारना है इस क्वेश्चन में, तो आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, लेकिन हर बार नहीं होता है, कहीं ऐसा हो गया और आप फिर मुझे गाली दे रहे हैं कि सर ने मेरे को बताया था और गलत हो गया। ठीक है, एक दो योजनाएं और है जो कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, एक है आरोही योजना। आरोही योजना पहले ये बताओ कब की है? हाँ, मई 2002। आरोही योजना लिख लेना, मई 2002 है, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी, विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी कंप्यूटर साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी कंप्यूटर साक्षरता या साक्षर बनाना है। ठीक है, इसी तरह का एक और योजना है जिसका नाम है प्रोजेक्ट शिक्षा। लिख लेना, प्रोजेक्ट शिक्षा।
प्रोजेक्ट शिक्षा का उद्देश्य भी है, किससे संबंधित है, ये कंप्यूटर साक्षरता से ही संबंधित है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है, लिख लो इसमें लिखो, एक पॉइंट ऐड कर लेना, इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इसका जो विकास है, ये जो शिक्षा है, ये प्रोजेक्ट शिक्षा जो चलाया जा रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। साथ ही इसमें एक चीज और लिखना, इसका उद्देश्य लिख लेना। इसका उद्देश्य आगामी 3 वर्षों में, इसका उद्देश्य आगामी 3 वर्षों में 3.5 3.5 लाख विद्यार्थियों, 3.5 लाख स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों तथा 80,000 शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनाना है, तथा 80,000 शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनाना है। चलो कोई नहीं, भजन सुन लो साथ साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन सी 7,817 मीटर। नंदा देवी पश्चिमी है, ये ध्यान रखना है। नंदा देवी पूर्वी की हाइट कितनी है? अगर नंदा देवी पूर्वी आपको दी हो तो आपको याद रखना है 7,434। इस नंदा देवी पूर्वी का अन्य नाम भी है सुनंदा पर्वत। नंदा सुनंदा पर्वत भी किसका नाम है? नंदा देवी पूर्वी। कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे देगा, बताओ नंदा सुनंदा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 7,434 है। ये नंदा देवी पूर्वी है और ये पश्चिमी है, ठीक है। 7,120 किसकी हाइट है? याद रखेंगे त्रिशूल पर्वत की हाइट है 7,120, ठीक है। 7,756 कामेट याद रखेंगे। लास्ट क्लास में आपको मैंने बद्रीनाथ की लिखाई थी, बद्रीनाथ, बताओ कितनी है? 7,140, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। 7,140 बद्रीनाथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सच्चिदानंद भारती द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान निम्नलिखित किस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? आंसर होगा इसका पानी राखो आंदोलन। लास्ट क्लास में आपको लिखाया था कब कब चलाया गया ये आंदोलन? 1989। कहां से? पौड़ी के उफरा खाल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। निम्न में से नदी एवं उनके उद्गम स्रोत के आधार पर कौन सा युग्म सत्य है? इसमें सभी सत्य है, ठीक है। देखो नंदा नंदा नंदाग्नि नंदा गुंगुटी से निकलती है, गौरी गंगा मिलम हिमना से निकलती है, पूर्वी रामगंगा मिलम और पोंटिंग और नामिक से निकलती है। दो तो पोंटिंग था यहाँ पे, तो पोंटिंग और नामिक दोनों से निकलती है वैसे, ठीक है। ऐसी है नहीं ये नदी, देखो समझ लो इसको। यहाँ पर आपका पोंटिंग हिमनद है और यहाँ पे आपका नामिक। यहां से 2 नदियां निकलती है और यहां से भी 2 नदियां निकल, इन दोनों की सहायक नदी कौन कौन सी? यहाँ पे काला पानी गाढ़ है, काला पानी गाढ़, तो काला पानी गाढ़ और इसका नाम यहाँ पे गरगतिया, ठीक है। और इधर है आपका मैं भूल गया इसका नाम, काला पानी घाट गरगतिया, इधर इधर भुज इधर भुजपत्री घाट और एक और है, इसका नाम है बैरल घाट। हाँ भुजपत्री घाट,
और बैरल घाट। इन ये सब किसकी सहायक नदी है? ये पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है। और उसके बाद एक आगे किस नाम से जानी जाती है? पूर्वी रामगंगा। ठीक है, इस तरह से आगे यहां से दो नदी, अरे यार मैंने गलत लिख दिया, नामिक इधर है, ठीक है, नामिक और पोंटिंग, इधर पोंटिंग ग्लेशियर है, करेक्शन कर लेना। पोंटिंग से निकलती कौन कौन सी? भुजपत्री घाट और बैरल घाट, ठीक है, और इधर से निकलती है काला पानी घाट और गरगतिया। और इस ये आगे जाके क्या किस नाम से जानी जाती है? पूर्वी रामगंगा नदी के नाम से, ठीक है। उसके बाद सरयू नदी में मिल जाती है आगे जाके, ठीक है, तो वो फिर आगे काली नदी तंत्र हम पढ़ेंगे तो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे छिब्रो, छिब्रो परियोजना पौड़ी में नहीं बल्कि हाँ हरिद्वार कब गया? देहरादून में। किस नदी पर है? छिब्रो परियोजना टॉन्स नदी पर है, ठीक है। बाकी देखो चीला पौड़ी में है, गंगा नदी पर, ठीक है। खोदड़ी परियोजना देहरादून यमुना, और ढकरानी बांध परियोजना ये भी यमुना पे है देहरादून में, ठीक है। 73 गांव के चारों ओर दिशाओं में भूमि पूजन करके विशेष प्रतीक गाड़े जाते हैं, निम्न में से कहलाते हैं? इनको कहते हैं केर वंदन, ऑप्शन सी। 74 ब्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा तथा चौंदासी आदि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति के उपजाति है? भोटिया, ठीक है। एक चीज तो थी ना यहाँ पे जाड़, और चीज अगर समझ नहीं आ रहा था तो इससे काफी लोगों ने तो इससे करके किया होगा, ठीक है। तो ये सब भोटिया जनजाति, ठीक है। जाड़ भोटिया उत्तरकाशी में निवास करती है। बाकी देखो तोलछा, मारछा, जौहारी, सौका ये सब किसकी जातियां हैं? भोटिया की उपजातियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया गया? इनके नाम पे किया गया। आंसर होगा 1989 में, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी, 1989 में किया गया। याद रखना है गढ़वाल विश्वविद्यालय का जब स्थापना हुई थी, कब हुई थी गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना? 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय दोनों एक साथ गठित किए जाते हैं 1973 में, और 1989 तक इसका नाम गढ़वाल विश्वविद्यालय ही रहता है। उसके बाद इसको हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया जाता है 1989 में, ठीक है। उसके बाद इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया, और कब दिया गया तो आप डेट सही याद रखेंगे, कब? 15 जनवरी 2009, 15 जनवरी 2009 याद रखेंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दिया गया 15 जनवरी 2009। नेक्स्ट 76 उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद निम्न कार्यों में से किन कार्यों का संपादन नहीं करता है? ऑप्शन ए होगा वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। बाकी देखो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध, उद्यमिता, विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ये सभी करते हैं। आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? यानी कि इसको बोलते हैं यूकॉस्ट, यूकॉस्ट का गठन कब हुआ? 5 तो सभी को पता है, डेट बताओ। हाँ 21 फरवरी, देखो 21 फरवरी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, ब्रह्म गुफा भीम गुफा कहाँ स्थित है? ये केदारनाथ में, ब्रह्म गुफा भीम गुफा, ठीक है। केदारनाथ यानी कि बद्रीनाथ, सॉरी चमोली, रुद्रप्रयाग में। 78 है, केंद्र सरकार ने 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया? लौकुर समिति, परसों ही कुछ दिन पहले आपको लिखा था, लौकुर समिति का गठन किया गया था जनजाति के निर्धारण से, ठीक है। आप ये बताएंगे राज्य में एससी कितनी जातियों को एससी का दर्जा दिया गया है? 65, ठीक है। जबकि एसटी कितनी है? 5 यहाँ पे एसटी, ठीक है। कौन कौन सी? देखो जौनसारी, थारू, बोक्सा, राजी और भोटिया, ये 5 यहाँ पे एसटी है। बाकी 65 यहाँ पे एससी है, 65 जातियों को एससी का दर्जा दिया गया, ठीक है। 79 कौन सा कथन सत्य है?
सभी कथन इसमें सत्य हैं। हारुल नृत्य के बारे में सभी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, इसमें भी सभी सही है। देखो मौलाराम जिनका जन्म 1743 में होता है और इनकी मृत्यु होती है 1833 में। ठीक है, 90 साल तक इनका जीवन काल रहा है। और इन्होंने कितने पवार शासकों का संरक्षण इनको प्राप्त हुआ है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, पांचों आपको याद रखने हैं। कौन कौन? सबसे पहले ललित शाह, जयकृत शाह, सुदर्शन शाह, प्रदीप शाह और प्रद्युमन शाह, इन 5 पवार शासकों का संरक्षण इनको प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे पांचों। ठीक है, इसके अलावा इनका कई बार वंशज भी पूछ लिया जाता है। जैसे सबसे पहले जो यहाँ पे मुगल चित्रकार जो आया था वो हरदास आया था, श्यामदास आया था, श्यामदास का पुत्र था हरदास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऐसे याद रखेंगे इसको, हरि, हीरा, मंगत, मौला। ठीक है, मंगत और मौला, यानी कि सबसे पहले वैसे तो श्यामदास आता है, श्यामदास का पुत्र होता है हरिदास, इससे पहले कौन आया? श्याम। तो यहां लिखो श्याम, हरि, हीरा, मंगत, मौला, यानी कि श्यामदास का पुत्र था हरिदास, हरिदास का हीरालाल, हीरालाल का मंगत राम और मंगत राम का बेटा था मौलाराम। इनके वंशज आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये मुगल चित्रकार जो उत्तराखंड आए थे। श्यामदास सबसे पहले आता है। ठीक है, किसके दरबार में आया? श्यामदास और हरदास। श्यामदास पृथ्वीपति शाह के दरबार में आए। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, वाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल स्थित है, देहरादून में है, तो आंसर होगा ए। देहरादून के क्लेमेंट टाउन में है, क्लेमेंट टाउन में। ठीक है, 82 है, 1969 ईस्वी में घनानंद पांडे जी को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान मिला है? तो ये दिया गया विज्ञान के क्षेत्र में। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन भी सारे डिस्कशन किए थे आपको कि राज्य में अब तक पद्म विभूषण सम्मान कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले घनानंद पांडे को दिया गया था 1969 में विज्ञान के क्षेत्र में। दूसरा जो दिया गया था वो दिया गया था, ये किसको पूछा है? क्या नाम, भैरव दत्त पांडे को दिया गया सन 2000 में। किस क्षेत्र में? प्रशासनिक क्षेत्र में, प्रशासनिक में दिया गया था। तो इसके बाद 2009 में दिया गया था सुंदरलाल बोगड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में, और लास्ट जो दिया गया 2022 में वो जनरल बिपिन रावत को दिया गया था असाधारण सेवा के लिए। ठीक है, 83 देवभोग प्रसाद योजना की शुरुआत कब की गई? आंसर होगा 23 फरवरी 2018, ऑप्शन सी। 84 है, गोरखाओं एवं प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध हुआ था। आंसर होगा 14 मई 1804 को। उसके बाद प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और गोरखाओं का शासन यहां पर हो जाता है गढ़वाल में। ठीक है, 85 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, देखो कुमाऊं मंडल विकास निगम कहां पर है? नैनीताल। ठीक है, जीवी पंत चीनी मिल किच्छा में है, HMT घड़ी इकाई रानीबाग नैनीताल में है, और BHEL भेल हरिद्वार में है। इसका सही आंसर होगा सी। आप मुझे ये बताएंगे कुमाऊं मंडल विकास निगम का गठन कब हुआ? 1976, 31 अगस्त 1976, सॉरी अगस्त नहीं, मार्च करना है, 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम दोनों का एक साथ, गढ़वाल मंडल विकास निगम, इन सब दोनों का गठन एक साथ हुआ 31 मार्च 1976, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम। नेक्स्ट 86 उत्तराखंड की कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आप बताओ मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? 17 जुलाई 2021, डेट सही याद रखने, 17 जुलाई। घसियारी कल्याण योजना,
इसमें लिखो 25 फरवरी 2021 और लखपति दीदी योजना है 4 नवंबर 2022। परीक्षा वाणी में 23 लिखा हुआ है, 23 गलत है, ठीक है। 4 नवंबर 2022 को लखपति दीदी योजना शुरू हुई, तो डेट सहित इनको भी लिख लेना। नेक्स्ट 87 हिमालय मसाला उद्यान डॉट डॉट कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा डी सोनी रानीखेत में। 88 है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें हाँ बिल्कुल सी, गोविंद बल्लभ पंत प्रजाबंधु। देखो प्रजाबंधु जो समाचार पत्र है ये जयदत्त वेला का है, ठीक है। जयदत्त वेला इनके द्वारा निकाला गया था 1947 में, जयदत्त वेला, ठीक है। तरुण कुमाऊं ये 1922 का है, मुकुंदलाल के द्वारा निकाला गया था तरुण कुमाऊं 1922, ठीक है। स्वाधीन प्रजा विक्टर मोहन जोशी 1930 और भक्त दर्शन द्वारा कर्मभूमि 1939। तो ये भी साथ में याद रखेंगे, ठीक है, इनको लिख ले रहा हूं। नेक्स्ट 89 है भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहां स्थित है? देवस्थल नैनीताल, ठीक है। है माया क्षेत्र तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार सेतु नगरी व मायापुरी नाम से किस जनपद को जाना जाता है? आंसर होगा हरिद्वार। 91 नंदा राजात में महिलाओं का जाना कहां तक स्वीकृत है? यानी कि उसके बाद वो महिलाएं उसमें भाग नहीं लेती, तो आंसर होगा पातर नचौड़िया, ठीक है। पातर नचौड़िया से आगे महिलाएं भाग नहीं लेती इसमें, ठीक है। आप ये बताएंगे नंदा राजात यात्रा में कुमाऊं के लोग कहां पर शामिल होते हैं? नंद केसरी में, ठीक है। नंद केसरी में कुमाऊं के लोग शामिल होते हैं। कौन सा पड़ाव है नंद केसरी? 10वां पड़ाव, ठीक है। 10वां पड़ाव नंद केसरी में कुमाऊं के लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं। कितने पड़ाव इसमें टोटल? वैसे तो 16 है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो पड़ाव है वो 11 है। मुख्य रूप का देखो पड़ाव का मतलब होता है जहां पे एक दिन वो विश्राम करते हैं। जब यात्रा शुरू होती है तो एक दिन विश्राम करते हैं, फिर अगले उसमें जाते हैं, फिर इस तरह से जो विश्राम करने का जो उनका स्थल है उन्हीं को पड़ाव कहा गया है। पहला पड़ाव उनका एक टारगेट होता है ना कि आज का पड़ाव है यहाँ तक हमें जाना है, फिर अगला पड़ाव वहां तक जाना है, तो उसी को पड़ाव कहा गया है। तो मुख्य जो पड़ाव है वो 11 है, लेकिन वैसे 16 पड़ाव उसमें दिए गए टोटल, ठीक है। तो आपको याद रखना है नपातर नचोड़ने के बाद यहाँ पर महिलाओं का जाना, इससे आगे महिला नहीं जाती और ढोल का प्रयोग भी इसमें वर्जित है। इसके बाद ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही नंद केसरी में आपको याद रखना है कुमाऊं के लोग शामिल होते हैं, ठीक है। कितने किलोमीटर की यात्रा है ये? 280, ये भी याद रखना है, ठीक है। 92 है बिरमा गगास और बिनो किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 उत्तर भारत की प्रथम विद्युत संयंत्र ग्लोगी जल विद्युत परियोजना स्थित है? ये मसूरी में है। इसकी स्थापना देखो बनना शुरू होता है 1960 और बन के तैयार होता है मई 1909 में, ठीक है। तो 1909 से इसमें विद्युत उत्पादन शुरू हुआ है और यहाँ से 3.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, किया गया था। तो ये उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी। 94 है 1857 की क्रांति में, ये तो आपको पता ही होगा, क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था? कालू मेहरा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हो गया। 95 1790 में हालबाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गुरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया? तो आंसर होगा महेंद्र चंद, ठीक है। उसके बाद कुमाऊं पे अधिकार कर लिया था। 96 गढ़ एवं उनसे संबंधित जातियों में कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें आंसर मुंगरागढ़ है। मुंगरागढ़ बिष्ट जाति से संबंधित नहीं था, बल्कि ये रावत और रौतेला, रावत और रौतेला जाति से संबंधित था। जो 52 गढ़ हुए ना, सब जातियों में बांटा गया था, अलग अलग जातियां यहाँ पर थी, तो उसी में से मुंगरागढ़ जो था रावत जातियों से संबंधित था। एक आपका एक वैसे तो आपको 52 गढ़ नहीं रखने यार, बस कुछ ही गढ़ हैं जिनको बार बार पूछा जाता है पेपर में। एक आपको ये पूछा जाता है सजौन
सजवाण जो जाति थी, सजवाण, ये सजवाणों का गढ़ कौन सा था? इसको कहा जाता है भरपूरगढ़। भरपूरगढ़, ठीक है, भरपूरगढ़ सजवाणों का गढ़ इसको कहा जाता था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अब नई वाली परीक्षा वाणी में गढ़ भी आपको दे रखे हैं पूरा, ठीक है, बहुत सारे अपडेट होते हैं, हमें लगता नहीं है लेकिन दे रखे हैं सब, तो पढ़ने भी आपको, इसलिए आपको बार बार परीक्षा वाणी टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है सजवानगढ़ का संबंध है भरपूरगढ़ से। 97, बताओ 97 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, जॉलीग्रांट। ठीक है, आपको कई बार हो गया ये क्वेश्चन, तो आंसर सी। नेक्स्ट 98 है, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है? तो ये कहा गया ऋग्वेद में। ठीक, नेक्स्ट 99 है, 23 जुलाई, डेट याद रखेंगे, 23 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये है आंसर रुद्रपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो ये सभी को जाता है, यशवंत सिंह कठोज को भी जाता है, यशोधर मठपाल और शिव प्रसाद डबराल। तो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। ठीक है।